हेलो प्यारे बच्चों, मैं पंकज यादव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है सेरीकल्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, सबसे पहले हम जो हमारा टॉपिक है इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आज का जो टॉपिक है वो सेरीकल्चर है, और सेरीकल्चर में हम क्या करते हैं, जो सिलिक वर्म है, जो सिलिक वर्म, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रेशम कीट। क्या बोलते हैं? रेशम कीट। इस रेशम कीट का क्या करते हैं, पालन करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। तो देखो, आपको पता चला कि सर हमें इस बात का तो पता चल गया कि जो रेशम कीट या जो सिल्क वर्म है इसका हम क्या करते हैं, पालन या कल्चर करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसका सेरिकल्चर क्यों करते हैं, क्या हो सकता है आगे जो इसका हम सेरिकल्चर या हम इसका पालन कर रहे हैं। अब देखो क्यों कर रहे हैं। देखो, अब देखो, जो रेशम कीट होता है, रेशम कीट, इसकी जो लार्वल स्टेज होती है, कौन सी? लार्वल स्टेज होती है। लार्वल स्टेज। इस लार्वल स्टेज में ये लार्वा क्या करता है, एक तरल पदार्थ स्त्रावित करता है। क्या करता है? एक तरल पदार्थ क्या करता है, स्त्रावित करता है। और जो ये तरल पदार्थ है, जब ये वायु के संपर्क में आएगा, किसके संपर्क में आएगा, वायु के संपर्क में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सूख कर, कैसा हो जाएगा, सूख कर लंबा, पतला, पतला, चमकीला, धागे के समान क्या हो जाएगा, परिवर्तित। धागे समान संरचना में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और इसी धागे समान संरचना को हम क्या बोलते हैं, सिलिक। क्या बोलते हैं? सिलिक या रेशम। क्या बोलते हैं? सिलिक या रेशम। तो देखो क्या हुआ, जो लार्वा है वो क्या कर रहा था, एक तरल पदार्थ स्थापित कर रहा था, और वो जो तरल पदार्थ है ये वायु के संपर्क में आया, और वायु के संपर्क में आके एक धागे समान संरचना में परिवर्तित हो गया, और उसी धागे समान संरचना को हमने क्या बोला, सिलिक। और इसी सिलिक या रेशम को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशम कीट का पालन करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, जो ये सिलिक वर्म है इसका जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, जो इसका जीवन चक्र होता है वो 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला स्टेज होता है इसका एग। पहला स्टेज कौन सा होता है, एग होता है। दूसरा जो स्टेप है इसका कौन सा है, लार्वा है। कौन सा है, लार्वा है। और जो तीसरा स्टेप है वो कौन सा है, इसका प्यूपा है। कौन सा है, प्यूपा। फूपा नहीं है, क्या है, प्यूपा है। और जो लास्ट और वो 4th स्टेज है वो कौन सा है, अडल्ट। कौन सा है, अडल्ट। अडल्ट। और इस अडल्ट को और क्या बोलते हैं, मोथ। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो ये सिलिक वर्म है इसका जो लाइफ साइकिल या जो जीवन चक्र है वो कितनी अवस्थाओं में कंप्लीट हो रहा है, 4 अवस्थाओं में। पहला है एग, दूसरा है लार्वा, तीसरा है प्यूपा, और चौथा कौन सा है, अडल्ट। अब देखो, जो हमारे को जो रेशम प्राप्त होता है वो इसकी कौन सी अवस्था में प्राप्त होता है, वो होता है प्यूपा अवस्था में। कौन सी अवस्था में होता है, प्यूपा अवस्था में। अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जो लार्वा अवस्था है वो क्या कर रही है, तरल पदार्थ स्रावित कर रही है, और वो वायु के संपर्क में आके धागे समान संरचना में क्या हो रहा था, परिवर्तित हो रहा था, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशम। लेकिन यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हम रेशम प्राप्त करते हैं वो कौन सी अवस्था में करते हैं, प्यूपा अवस्था में। ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब समझो कैसे, कि जब देखो जो लार्वा है, ये लार्वा क्या करेगा, तरल पदार्थ स्रावित करेगा, धागे समान जो संरचना बनेगी उसको ये लार्वा क्या कर लेगा, अपने सिर को घुमा कर क्या करेगा, अपने सिर को घुमा कर क्या कर लेगा, अपने शरीर पे लिपेट लेगा। सिर को घुमा घुमा कर क्या कर लेगा, उस धागे समान संरचना को अपने पूरे शरीर पे लिपेट लेगा। जब वो धागे समान संरचना इसके पूरे शरीर पे क्या हो जाएगी, लिपट जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोकुन। क्या बोलते हैं, कोकुन। क्या बोलते हैं, कोकुन। ठीक है। और जो कोकुन होता है उस कोकुन के अंदर क्या होता है, प्यूपा। कोकुन के अंदर क्या होता है, प्यूपा। ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, रेशम प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, इस कोकुन को क्या करेंगे, गर्म पानी में डाल देंगे। कहाँ पर डालेंगे, गर्म पानी में डालेंगे। जब इसको गर्म पानी में डालेंगे तो जो इसके अंदर क्या था, प्यूपा। क्या था, प्यूपा। ये तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और जो इस कोकुन के चारों तरफ जो धागा था वो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, और उसको हम क्या करेंगे, एक रील में क्या कर लेंगे, सिमेट लेंगे। ठीक है। तो हमारे को जो रेशम प्राप्त हो रहा था वो कौन सी अवस्था में हो रहा था, प्यूपा अवस्था में। ठीक है यहाँ तक? अब देखो, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो देखो समझो एक बार, हिस्ट्री हिंदी में बोल सकते हैं इतिहास। ठीक है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो देखो, अगर
सबसे पहले बात करें कि जो रेशम है, इस रेशम की जो सर्वप्रथम खोज हुई, रेशम की जो सर्वप्रथम खोज हुई वो कहाँ पर हुई? तो देखो, जो रेशम की जो सर्वप्रथम खोज हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? चीन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? चीन में हुई थी। ठीक है। अब देखो, जो चीन है, इस चीन का एक प्रदेश था, उस प्रदेश का नाम क्या था? कवांग टी। कौन सा प्रदेश था? कवांग टी प्रदेश। कौन सा प्रदेश था? कवांग टी प्रदेश, या हम बोल सकते हैं चीन का एक क्षेत्र था कवांग टी प्रदेश। और इस कवांग टी प्रदेश की एक रानी थी, और उस रानी का नाम क्या था? लोटजू। क्या नाम था? लोटजू। क्या नाम था? लोटजू। और इसी लोटजू ने क्या किया था? जो रेशम कीट, या हम यूँ बोल सकते हैं रेशम की क्या की थी? खोज की थी। अगर आपसे पूछे रेशम की खोज कहाँ पर हुई? चीन में हुई। चीन में कहाँ पर हुई? कवांगटी प्रदेश में। और किसने की? लोटजू रानी ने। किसने की? लोटजू रानी ने। अब देखो, जो ये चीन है, इस चीन को इस रेशम कीट से रेशम बनाने की विधि, या हम यूँ बोल सकते हैं रेशम कीट से कपड़े बनाने की जो तकनीक है वो 2000 वर्ष पहले से क्या थी? पता। जो चीन है, इस चीन को रेशम कीट से रेशम प्राप्त करने की जो तकनीक या जो विधि है वो 2000 वर्ष पहले से क्या थी? पता थी। लेकिन इसके जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी, चीन के जो अधिकारी या जो ऑफिसर है, उन्होंने क्या किया? इस बात को गुप्त रखने की क्या दी? चेतावनी। गुप्त रखने की चेतावनी दे रखी थी। जिससे क्या हुआ? चेतावनी दे रखी थी, और इन्होंने बता रखा था यदि इस तकनीक को किसी दूसरे देश में अगर आप पहुंचाते हो तो आपको क्या मिलेगा? मृत्युदंड। सजा के रूप में क्या मिलेगा? मृत्युदंड मिलेगा। जिसकी वजह से क्या हो रहा था? ये तकनीक दूसरे देश में नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन बाद में क्या होता है? 555 ईस्वी में क्या होता है? यूरोप से दो पादरी आते हैं यहाँ पर। चीन में क्या होते हैं? यूरोप से दो पादरी आते हैं। कौन सी ईस्वी में? 555 ईस्वी में यूरोप से दो पादरी आए। कहाँ पर आए? चीन में आए। ठीक है। अब यूरोप से आए थे तो कुछ समय के बाद में वो वापस यूरोप गए। तो इन्होंने, जब ये चीन में थे तो इनको इस तकनीक का पता चल गया, और जब ये यूरोप में गए तो इस तकनीक को कहाँ पर बता दिया? यूरोप में बता दिया। कहाँ पर बता दिया? यूरोप में। अब ये तकनीक कहाँ पर पहुँच गई? यूरोप में पहुँच गई। और यूरोप से ये बाद में ये तकनीक जो मिडेटेरियन क्षेत्र और जो एशिया महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप, वहां पर पहुंच गई। देखो, पहले चीन थी, चीन से ये कहां पर आई तकनीक? यूरोप में आई, और यूरोप से ये मिडेटेरियन क्षेत्र और एशिया महाद्वीप में पहुंच गई। और ये एशिया महाद्वीप के कौन कौन से देशों में पहुंची? जैसे भारत हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, जापान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान, इन सभी देशों में ये क्या हो गई? ये तकनीक पहुंच गई। ठीक है। अब देखो, जो भारत में ये जो तकनीक आई थी वो सबसे पहले कब आई थी? 1905 में। कब आई थी? 1905 में। अब देखो, 1905 में लेप रॉय नाम का कोई व्यक्ति था, लेप रॉय। ठीक है। इस लेप रॉय ने क्या किया? जो रेशम कीट है इसका पालन किया, रेशम कीट का पालन किया। और कहां पर किया था? जो पूसा इंस्टीट्यूट है, कौन सा? पूसा, जो जो पूसा इंस्टीट्यूट है, इस पूसा इंस्टीट्यूट में इन्होंने क्या किया? जो रेशम कीट है उसका क्या किया? पालन। ठीक है। तो याद रह जाएगा, भारत में रेशम कीट का पालन सर्वप्रथम कब किया गया? 1905 में किया गया। किसने किया? लेप रॉय ने किया। और कहां पर किया? पूसा इंस्टीट्यूट, दिल्ली में। कहां पर किया? पूसा इंस्टीट्यूट, दिल्ली में। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखो, आगे चलते हैं। अब देखो, यहां तक क्लियर? अब देखो, जो रेशम कीट है, रेशम कीट, भारत में इस रेशम कीट की, जो भारत में ये रेशम कीट है ये 5 प्रकार का होता है। ये हम बात करें टाइप्स ऑफ सिल्कवर्म, टाइप्स ऑफ सिल्कवर्म। ठीक है। अब वो 5 टाइप कौन कौन से समझना।
पहला है मलबरी प्रकार का, सेकंड है आक प्रकार का, थर्ड है ट्रॉपिकल प्रकार का, ट्रॉपिकल प्रकार का, और फोर्थ है मूगा प्रकार का, मूगा प्रकार का, और फिफ्थ है ईरा प्रकार का। कौन सा? ईरा प्रकार का। अब देखो जो जितने भी सिलिक वर्म है, चाहे वो मलबरी प्रकार का हो, चाहे वो आग प्रकार का हो, चाहे ट्रॉपिकल प्रकार का हो, चाहे मूगा प्रकार का हो, चाहे ईरा प्रकार का हो, जितने भी सिलिक वर्म है इनका जो पालन किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? पत्तियों पर। कहाँ पर किया जाता है? पत्तियों पे। अब ये अलग अलग प्रकार के सिलिक वर्म है, ये अलग अलग प्रकार के पादपों की पत्तियों पे इनका क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। देखो मलबरी कौन सा है? पहला मलबरी प्रकार का है, ठीक है। और मलबरी किसको बोलते हैं? सहतूत को बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? सहतूत को। तो जो मलबरी प्रकार का जो सिलिक वर्म होता है ये अपने अंडे कहाँ पर देता है? सहतूत की पत्तियों पे। कहाँ पे देता है? सहतूत की पत्तियों पे। कहाँ पर देता है? सहतूत की पत्तियों पे, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो मलबरी प्रकार का सिलिक वर्म है वो अंडे कहाँ पर देता है? सहतूत की पत्तियों पे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो मलबरी प्रकार का सिलिक वर्म है उसका पालन कहाँ पे किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? सहतूत की पत्तियों पे। अब देखो दूसरा है आक प्रकार का। कौन सा है? आक प्रकार का। और जो आक प्रकार का जो सिलिक वर्म होता है ये अपने अंडे कहाँ पर देता है? जो बेर है, बेर की पत्तियों पे। किस पे देता है? बेर की पत्तियों पे। किस पे देता है? बेर की पत्तियों पे, ठीक है। और जो ट्रॉपिकल प्रकार का सिलिक वर्म है ये जो अपने अंडे देता है वो किस पे देता है? फाइकस। किस पे? फाइकस पादप, फाइकस पादप की पत्तियों पे। किस पे देता है? फाइकस पादप की पत्तियों पे। अब देखो जो मूगा प्रकार का है, मूगा प्रकार का, और जो ये मूगा प्रकार का जो सिलिक वर्म है ये अपने अंडे किस पे देता है? जो दाल चीनी होती है, दाल चीनी, इसी दाल चीनी की पत्तियों पे, दाल चीनी की पत्तियों पे, ठीक है। और लास्ट कौन सा बताया? एरा प्रकार का। और जो ईरा प्रकार का जो सिलिक वर्म होता है ये अपने अंडे देता है अरंडी की पत्तियों पे। किस पे देता है? अरंडी की पत्तियों पे, अरंडी की पत्तियों पर, ठीक है। तो ये देखो भारत में मोस्टली 5 प्रकार के सिलिक वर्म या रेशम कीट हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो मलबरी प्रकार का, जो दूसरा है आक प्रकार का, तीसरा है ट्रॉपिकल प्रकार का, चौथा है मूगा प्रकार का, और पांचवा और लास्ट है ईरा प्रकार का। जो मलबरी प्रकार का जो सिलिक वर्म है ये अंडे कहाँ पर देगा? सहतूत की पत्तियों पे। कहाँ पर देगा? सहतूत की पत्तियों पे। जो आग प्रकार का है ये अपने अंडे कहाँ पर देगा? बेर की पत्तियों पे। और जो ट्रॉपिकल प्रकार का है ये अपने अंडे कहाँ पर देगा? फाइकस की पत्तियों पे। और जो मूगा प्रकार का है ये अपने अंडे कहाँ पर देगा? दालचीनी की पत्तियों पे। और जो ईरा प्रकार का है ये कहाँ पर देगा? अरंडी की पत्तियों पे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आगे देखो, हम बात करें कि जो रेशम उत्पादन है, इस रेशम उत्पादन में अगर वर्ल्ड में यानी विश्व में या हम बात करें भारत में पोजीशन की बात करें तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेशम उत्पादन में। किसमें? रेशम उत्पादन में। रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान, विश्व में प्रथम स्थान की, प्रथम स्थान। और विश्व में प्रथम स्थान किसका है? चीन का। किसका है? चीन का, जिसको चाइना भी बोलते हैं, ठीक है। और रेशम उत्पादन में, रेशम उत्पादन में विश्व में जो द्वितीय स्थान है, कौन सा द्वितीय स्थान है, वो किसका है? भारत का। किसका है? भारत का है। और यदि भारत में, यदि हम बात करें रेशम उत्पादन में, रेशम उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान, भारत में प्रथम स्थान की बात करें तो भारत में प्रथम स्थान है कर्नाटका का। किसका है? कर्नाटका का। क्लियर? देखो रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन या चाइना का है, सेकंड स्थान किसका है? भारत का है। और जो भारत में जो प्रथम स्थान है वो किसका है? कर्नाटका का। अब देखो ये याद कैसे रखोगे आप?
देखो जो अगर जनसंख्या की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या या पॉपुलेशन किसकी है, चाइना की है। तो जो चाइना की जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो रेशम उत्पादन में स्थान भी कौन सा है, पहला। और जो विश्व में पॉपुलेशन या जो जनसंख्या में जो दूसरा स्थान है वो किसका है, हमारे भारत का है। तो हमारा रेशम उत्पादन में स्थान कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। और अगर बात करें भारत में रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान तो वो कौन सा राज्य है, कर्नाटका। कौन सा राज्य है, कर्नाटका। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो आगे देखो कि देखो जो बोम्बेक्स जो सर्वाधिक रेशम उत्पादन के लिए पालन किया जाता है वो किसका किया जाता है, बोम्बेक्स मोराई का। किसका किया जाता है, बोम्बेक्स मोराई का। किसका किया जाता है, बोम्बेक्स मोराई का, ठीक है। अब देखो जो बोम्बेक्स मोराई है इसका क्या करते हैं, सर्वाधिक पालन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो क्या है पालन करना है वो कैसा है, आसान। इसका पालन क्या है, आसान है। तो इसका पालन क्या किया जाता है, सर्वाधिक किया जाता है। अब देखो बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है। अब देखो हम बात कर लेते हैं जो बोम्बेक्स मोराई है इसके क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की, ठीक है। अब देखो जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम की बात करते हैं, फिर क्लास की बात करते हैं, फिर ऑर्डर की बात करते हैं, फिर फैमिली की बात करते हैं, फिर जीनस की बात करते हैं और फिर लास्ट में किसकी करते हैं, स्पीशीज की, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कौन सा, बोम्बेक्स मोराई। क्या पढ़ेंगे, बोम्बेक्स मोराई पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बोम्बेक्स मोराई है उसका किंगडम क्या है, मतलब जगत। और फिर बात करेंगे क्लास, मतलब उसका वर्ग कौन सा है। फिर हम बात करेंगे उसका ऑर्डर, मतलब उसका गण कौन सा है। और फिर बात हम करेंगे उसकी फैमिली, मतलब उसका कुल कौन सा है। फिर हम बात करेंगे उसका जीनस, मतलब उसका वंश क्या है। और फिर हम लास्ट में बात करेंगे उसकी स्पीशीज या जाति की। तो देखो जो बोम्बेक्स मोराई है, जो बोम्बेक्स मोराई है, अगर उसके हम किंगडम की बात करें तो उसका किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया। कौन सा है, एनिमेलिया, ठीक है। अगर हम क्लास की बात करें तो इसका क्लास कौन सी है, इंसेक्टा। कौन सी क्लास है, इंसेक्टा। अगर हम बात करें ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होता है, लेपिडोप्टेरा। कौन सा होता है, लेपिडोप्टेरा। अगर हम फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली क्या होती है, बोम्बेसिडी। कौन सी होती है, बोम्बेसिडी। अगर हम जीनस की बात करें तो इसका जीनस क्या होता है, बोम्बेक्स। और अगर स्पीसीज की बात करें तो इसकी स्पीसीज क्या होती है, मोराई। अब देखो लास्ट में आपने पढ़ा कि जीनस और स्पीसीज। अब देखो कोई भी जूलॉजिकल नेम हो, कोई भी जूलॉजिकल नेम हो, ठीक है, उसका जो पहला वर्ड होता है, जो पहला वर्ड होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, उसके जीनस को। किसको प्रदर्शित करता है, उसके जीनस को। अब देखो समझो एक बार कैसे, कि हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बोम्बेक्स मोराई। क्या पढ़ रहे हैं, बोम्बेक्स बोम्बेक्स मोराई। अब देखो दो वर्ड है, ये इसका क्या है, फर्स्ट है, और ये क्या इसका सेकंड वर्ड है। तो मैंने बताया कि जो फर्स्ट वर्ड होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, हमेशा जीनस को, ठीक है। और जो लास्ट वर्ड होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, स्पीशीज को। किसको, स्पीशीज को। तो देखो जो बोम्बेक्स मोराई है उसका जीनस तो क्या हो गया, बोम्बेक्स हो गई, और स्पीशीज क्या हो गई, मोराई। तो यहाँ पर देखो जीनस बोम्बेक्स और स्पीशीज कौन सी हो गई, मोराई, ठीक है। अब देखो हम इस जो हमारा जो ये जो चैप्टर है, अगला पेज, ठीक है। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, बोम्बेक्स मोराई पढ़ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी या आकारिकी की बात करेंगे। तो देखो जो बोम्बेक्स मोराई है, बोम्बेक्स मोराई देखो कौन सा है, बोम्बेक्स मोराई। ये जो हम जिसका पालन करते हैं, जिस सिल्क वर्म या जो रेशम कीट का जो पालन करते हैं
उसमें जो सर्वाधिक पालन करते हैं वो किसका करते हैं? बोम्बेक्स मोराई का। किसका करते हैं? बोम्बेक्स मोराई का। अब देखो जो ये बोम्बेक्स मोराई है ये क्या है? पूर्णतः पालतू। पूर्णतः क्या है? ये पालतू है। पूर्णतः पालतू। अब इसका मतलब समझना पूर्णतः पालतू क्यों है। अगर देखो जो ये बोम्बेक्स मोराई है इसका अगर हम पालन नहीं करें, बोम्बेक्स मोराई का अगर हम पालन नहीं करें तो ये बोम्बेक्स मोराई है ये प्राकृतिक रूप से जीवित रहने में असमर्थ रहती है। कैसी होती है? असमर्थ। ठीक है, मतलब समझो कि यदि जो बोम्बेक्स मोराई है, इस बोम्बेक्स, आपको मैंने बताया कि जो बोम्बेक्स मोराई है कैसी है? पूर्णतः पालतू है, और यदि इसका हम पालन नहीं करें तो प्राकृतिक रूप से ये जीवित रहने में कैसी होती है? असक्षम बोल सकते हैं। क्या होती है? असक्षम या असमर्थ होती है। अब क्यों होती है समझो कि देखो जो बोम्बेक्स मोराई होती है इसके जो पंख होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं? खुले रहते हैं। और ये जो बोम्बेक्स मोराई है, ये बोम्बेक्स मोराई कैसी है होती है? आकार में कैसी होती है? अधिक होती है या बड़ी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये उड़ नहीं पाती। अब ये उड़ नहीं पाएगी तो ये भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे भी नहीं जा पाएगी। तो इसका हम पालन करेंगे, और पालन करेंगे तो इसको पोषण के रूप में हम क्या करेंगे? शहतूत की पत्तियां खिलाएंगे तो ये जीवित रह पाएगी। और अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे तो ये क्या? जीवित नहीं रह पाएगी। ठीक है, अब देखो जो बोम्बेक्स मोराई है, जो बोम्बेक्स मोराई है, जो बोम्बेक्स मोराई है इसकी इसका जो शरीर या जो बॉडी होती है, बॉडी या जो शरीर होता है, ठीक है, वो 3 भागों में विभक्त रहता है। जो सबसे ऊपर की तरफ होता है वो इसका हेड होता है, मतलब सिर होता है। ठीक है, और जो इसके जो नीचे वाला, हेड के नीचे वाला जो भाग है वो होता है थोरेक्स होता है। क्या होता है? थोरेक्स होता है। थोरेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? वक्स। ठीक है, और जो सबसे नीचे की तरफ होता है वो होता है एब्डीनोमल। एब्डीनोमल। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उदर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? इसके सिर की। अब देखो ये जो ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला, ये क्या है? इसका सिर है। अब देखो जो इसके सिर वाला भाग है, इस सिर वाले भाग में क्या क्या होता है समझना। एक तो क्या होता है? एंटीना। क्या होता है? एंटीना, जिसको हम क्या बोलते हैं? सरंगिका। क्या बोलते हैं? सरंगिका। तो एक जोड़ी तो क्या होती है इसमें? एंटीना या सरंगिका। देखो एक एंटीना इधर है, एक एंटीना इधर है, तो एक जोड़ी तो क्या हो गई? सरंगिकाएं हो गई। एक जोड़ी क्या हो गई इसमें? सरंगिकाएं हो गई। ठीक है, और एक जोड़ी इसमें क्या होते हैं? कंपाउंड ई। क्या होती है? एक जोड़ी क्या होती है? कंपाउंड ई, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त नेत्र। क्या बोलते हैं? संयुक्त नेत्र। क्या बोलते हैं हिंदी में? संयुक्त नेत्र। ठीक है, अब देखो इसके सिर वाले भाग में क्या है? एक जोड़ी तो क्या है? सरंगिकाएं या एंटीना है, और एक जोड़ी क्या है? कंपाउंड ई या क्या है? संयुक्त नेत्र। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक जोड़ी सरंगिकाएं, ठीक है, और एक जोड़ी क्या है? संयुक्त नेत्र। क्या है? संयुक्त नेत्र। ठीक है, और देखो जो थोरेक्स वाला भाग है, कौन सा भाग? थोरेक्स या वक्स वाला जो भाग है, इसमें क्या होता समझना। इसमें होती है एक जोड़ी पंख। क्या होते हैं? एक जोड़ी पंख। एक जोड़ी क्या होते हैं? पंख होते हैं, और तीन जोड़ी टांगे होती है। क्या होती है इसमें? 3 जोड़ी टांगे। आप समझो, अब देखो जब इस डायग्राम को आप देखते हो तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि जो ये पंख है, ये पंख तो इसके एब्डोमेन वाले भाग से निकल रहे हैं, लेकिन देखो ये एब्डोमेन वाला जो भाग है उसकी तरफ ये फैला हुआ है, निकल कहाँ से रहा है? इस थोरिक्स वाले भाग से। कौन से भाग से? इस थोरिक्स वाले भाग से ही तो निकल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो एक जोड़ी क्या हो गए? इसमें पंख हो गए, और इन पंखों के नीचे क्या है? 3 जोड़ी टांगे। कितनी जोड़ी है? 3 जोड़ी टांगे। तो देखो जो वक्स या जो थोरिक्स वाला भाग है, इसमें क्या है? इसके एक जोड़ी तो क्या है? पंख है, और 3 जोड़ी टांगे। देखो एक जोड़ी कैसे, सॉरी 2 जोड़ी। कितनी जोड़ी है? 2 जोड़ी पंख। अब देखो एक जोड़ी तो इधर है, एक पंख, तो ये हो गया एक जोड़ी। ठीक है, और एक पंख ऊपर है, एक पंख नीचे की तरफ, एक जोड़ी यहाँ पर हो गया, एक जोड़ी। तो टोटल कितना हो गया? 2 जोड़ी पंख हो गए। ठीक है, और इनके नीचे क्या है? 3 जोड़ी टांगे हैं। ठीक है,
अब देखो जो इसका जो एब्डोमिन वाला जो भाग है, इसमें कोई विशेष प्रकार की संरचनाएं उपस्थित नहीं होती। ठीक है, अब देखो जो इसके जो पंख होते हैं, ये हमेशा कैसे रहते हैं? खुले। पंख हमेशा कैसे रहते हैं? हमेशा खुले रहते हैं। पंख हमेशा कैसे रहते हैं? खुले रहते हैं। और जो अडल्ट बॉम्बेक्स मोराई होता है, ये आकार में क्या होता है? अधिक होता है या बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? ये उड़ नहीं पाता। अब जब ये उड़ नहीं पाएगा तो इसका प्राकृतिक रूप से ये जीवित रहने में भी कैसा होता है? अक्षम होता है। कैसा होता है? अक्षम होता है। अब देखो यहाँ पर 2 जोड़ी बताए पंख। देखो इस साइड में एक जोड़ी है, ये हिंड विंग, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पश्य पंख। क्या बोलते हैं? पश्य पंख। ठीक है, और ये है फोर विंग, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अग्र पंख। क्या है? अग्र पंख। तो एक जोड़ी हो गई। इधर भी यही है, हिंड है, और ये कौन सा है? फोर विंग। क्लियर? अब देखो एब्डोमेन वाला भाग है, इसमें कोई विशेष प्रकार की संरचनाएं नहीं है। अब देखो हम बात करते हैं ठीक है, अब देखो हम बात कर लेते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन की। बात करें फर्टिलाइजेशन की, जो बॉम्बेक्स मोराई है उसमें फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन या हिंदी में बोल सकते हैं निषेचन की। किसकी बात करें? निषेचन की। अब देखो जो बॉम्बेक्स मोराई है, इस बॉम्बेक्स मोराई में जो फर्टिलाइजेशन या जो निषेचन होता है वो होता है आंतरिक निषेचन। कौन सा होता है? आंतरिक निषेचन। कौन सा होता है? आंतरिक निषेचन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखो इसमें निषेचन कौन सा हो रहा है? आंतरिक हो रहा है। और इसमें जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट कौन सा होता है इसमें? इनडायरेक्ट। कौन सा होता है? इनडायरेक्ट। कौन सा होता है? इनडायरेक्ट। अब समझना, डेवलपमेंट बोले तो परिवर्तन, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार का या इनडायरेक्ट प्रकार का। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट। अप्रत्यक्ष। ठीक है, अब समझना एक बार, ये प्रत्यक्ष क्या होता है समझो। देखो जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन या जो डेवलपमेंट होता है, 2 टाइप का होता है। एक तो इनडायरेक्ट होता है और दूसरा कौन सा होता है? डायरेक्ट। कौन सा होता है? डायरेक्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रकार का। कौन सा? प्रत्यक्ष प्रकार का। अब देखो इस प्रत्यक्ष प्रकार के और जो अप्रत्यक्ष प्रकार के परिवर्तन में डिफरेंस क्या है वो समझना। जिन जीवों के अंदर क्या होगा? अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होगा, उनमें जो लार्वा अवस्था है, लार्वा अवस्था वो क्या होगी? उपस्थित। लार्वा अवस्था क्या होगी? उपस्थित। और जो जिनमें क्या होगा? डायरेक्ट या प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होगा, उनमें जो लार्वा अवस्था होगी वो क्या होगी? अनुपस्थित। लार्वा अवस्था क्या होगी? अनुपस्थित। अब देखो जो ये बॉम्बेक्स मोराई है, इस बॉम्बेक्स मोराई में जो डेवलपमेंट या जो परिवर्तन हो रहा है वो किस प्रकार का हो रहा है? इनडायरेक्ट प्रकार का हो रहा है। मतलब इसमें लार्वा अवस्था होगी, और इसके जो लार्वा होता है उस लार्वा का नाम बताया था अभी, कैटरपिलर। कौन सा लार्वा है? कैटरपिलर लार्वा। कौन सा लार्वा है? कैटरपिलर लार्वा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो बॉम्बेक्स मोराई है, उस बॉम्बेक्स मोराई के जो लार्वा उसका नाम क्या है? तो नाम क्या बताओगे? कैटरपिलर लार्वा। कौन सा लार्वा है? कैटरपिलर लार्वा। ठीक है, अब देखो जो बॉम्बेक्स मोराई है, ये बॉम्बेक्स मोराई क्या करती है? अंडे देती है। क्या करती है? ये अंडे देती है। बॉम्बेक्स मोराई क्या करती है? अंडे देती है। ठीक है, और जो बॉम्बेक्स मोराई जो अंडे देती है वो हमेशा कहाँ पर देती है? सहतूत की पत्तियों पे। कहाँ पे देती है? सहतूत की पत्तियों पे। सहतूत की पत्तियों पे। और जो पत्तियां हैं उनकी कौन सी सतह पर देती है? ये ऊपरी सतह पर। पत्तियों की कौन सी सतह पर? ऊपरी सतह पर। अब ये तो देखो इतना तो आप भी समझते हो, कोई पत्ती है तो पत्ती की ऊपरी सतह पर ही देगी अंडे, निचली सतह पर अंडे देगी तो वो कैसे रुकेंगे? तो क्या कर रही है? ऊपरी सतह पर अंडे देती है। ठीक है, अंडे देती है। और जो ये अंडे होते हैं वो जिलेट